हेलो एवरीवन, नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वाली वीडियो में हम अपना डिफरेंशिएशन का थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे और अपना यूनिट भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखना अगर डिफरेंशिएशन पूरा समझना है तो। नाउ यहाँ पे हमें पढ़ना है मैक्सिमम वैल्यू। ओके, ये ना डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन टाइप है एक तरीके से कि आप डिफरेंशिएशन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो या तो आप इसका एप्लीकेशन समझ लीजिए या फिर पढ़ने वाले बच्चे इसको एक और नई एक्सरसाइज समझ लेंगे, है ना, जिनको बर्डन लगता है उनके लिए एक और नई एक्सरसाइज है। इस पे से क्वेश्चन पूछे जा सकता है एग्जाम में। Okay, so what is maximum value? A function is said to attain the maximum value in an interval I at a point a which is belonging to I is an interval if f of a is greater than f of x belongs to x, which is another part of interval I. That is, f of a is called the maximum value or greatest value or absolute maximum value of f of x in I, and a is called the point of maximum of f of x in I. देखो, मैक्सिमम वैल्यू वो होती है जहां पर कि आपका जो कोई भी इंटरवल है उसमें से फंक्शन ने एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लिया, वही हुई भी है मैक्सिमम वैल्यू। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और वो तब होगी मैक्सिमम वैल्यू तब ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ ए से छोटा हो, यानी कि एफ ऑफ एक्स की कोई भी वैल्यू अगर इस वाली वैल्यू से छोटी है तो इसका मतलब ये है कि ये आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। ओके, और इसी को ही कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इन इंटरवल आई। ओके, मिनिमम पॉइंट वैल्यू वही जब इसकी सारी वैल्यूज एफ ऑफ एक्स की जितनी भी वैल्यूज है वो एफ ऑफ ए से बड़ी हैं, तो हम उसको क्या कह देंगे, वो उसका पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू है। और ये जो ए है ये पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू है, और जो एफ ऑफ ए होगा ये मिनिमम वैल्यू होगी। ओके, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में डिफरेंस है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि आपने अगर एफ ऑफ ए रखा है तो ए जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू है, और फंक्शन में जैसे कि आपका फंक्शन में कुछ भी ले लेते हैं, 2x ले लेते हैं। ओके, ठीक है, तो सपोज आपने यहाँ पे 1 रखा, तो अगर आपने यहाँ पे 1 रखा और ये मिनिमम वैल्यू हुई तो मिनिमम वैल्यू आपकी 2 होगी, क्योंकि 1 रखने से यहाँ पर 2 आएगा, और पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू आपका 1 होगा। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। ओके, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, नाम से ही समझ आ रहा है लोकल यानी कि लोकल चीजें वो होती हैं जो किसी भी हम जैसे हम किसी सोसाइटी में रहते हैं तो लोकल कोई भी लोकल मार्केट हो गया है ना, मतलब लोकल आप लोग समझ रहे हैं ना कि मैं लोकल क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है ना। वैसे ही है लोकल। लोकल क्या होता है ना कि जब एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में जब कुछ पॉइंट्स मैक्सिमा या मिनिमा होंगे, भी होंगे, जब ग्राफ होगा आपका तो उसमें जो पॉइंट्स मैक्सिमा और मिनिमा होंगे वो लोकली होंगे, उनको लोकल मैक्सिमा मिनिमा कहा जाता है। इन डोमेन ऑफ अ फंक्शन there may be points where the function does not attain the maximum or minimum value, but the values at these points are greater or less than the values of the function in the small neighborhood of the points. Such points are known as the points of local maximum और local minimum। ठीक है ना, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वो नहीं होता कि जिसमें ओवरऑल द फंक्शन वैल्यू आपकी मैक्सिमम है या मिनिमम है। लोकल मैक्सिमम या मिनिमम वो होता है जिस पॉइंट पर आपकी जो नेबरहुड वैल्यूज है वो या तो थोड़ी सी कम है उस वैल्यू से, थोड़ी सी कम होंगी तो वो मैक्सिमा हो जाएगा, और अगर थोड़ी सी ज्यादा होंगी तो वो लोकल मिनिमा हो जाएगा। ओके, एक्सट्रीम वैल्यूज द पॉइंट्स एट विच अ फंक्शन हैज ईदर लोकल मैक्सिमम वैल्यूज और लोकल मिनिमम वैल्यूज आर कॉल्ड द एक्सट्रीम पॉइंट्स और टर्निंग पॉइंट्स, एंड बोथ द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यूज आर कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यूज। ओके, तो एक्सट्रीम वैल्यू वो वैल्यू होती हैं जो जहां पर आपको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिल सके, यानी कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू को जब ऐसे ना कंबाइन कर देते हैं, एक सेट बना देते हैं, तो उस पूरे सेट को हम एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हैं। बेसिकली आप इन एक्सट्रीम वैल्यूज पर ही फाइंड करेंगे कि आपका जो फंक्शन की लोकल मैक्सिमम मिनिमम या फिर ग्लोबल मैक्सिमम या फिर ग्लोबल मिनिमम वैल्यूज क्या है, ठीक है ना। एक्सट्रीम वैल्यूज पर ही आप ये फाइंड करेंगे। एक्सट्रीम वैल्यूज बेसिकली ना टर्निंग पॉइंट्स होते हैं किसी भी ग्राफ का, ग्राफ से ज्यादा समझ आएगा, है ना। अभी हम ये ग्राफ देखते हैं। देखो, इस ग्राफ में क्या है कि जैसे जैसे ग्राफ नीचे हो रहा है और फिर ये ऊपर हो रहा है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा कि इस वाले ग्राफ में, और बेसिकली ऐसे ही बहुत से भी ग्राफ्स होते हैं, तो इसमें एक लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट्स बनेंगे। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जैसे कि मैंने बताया था वो पॉइंट्स होते हैं जिनके नेबरहुड में जो पॉइंट्स होते हैं या जो वैल्यूज होती हैं वो उनसे या तो थोड़ी सी बड़ी होती है या थोड़ी सी छोटी होती हैं।
ठीक है ना। इसी तरीके से आप देखिए ये वाला मिनिमम पॉइंट है, तो इसकी जो नेबरहुड वाली वैल्यूज है वो इससे थोड़ी सी बड़ी हैं, है ना। और ये वाला जो पॉइंट है ये मैक्सिमम पॉइंट है, और इसके जो नेबरहुड वाली वैल्यूज है वो इससे थोड़ी सी छोटी हैं, राइट। तो बस यही थोड़ा सा इसमें से डिफरेंस है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होते हैं, और इन्हीं पॉइंट्स को हम एक्सट्रीम वैल्यूज भी बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स भी बोलते हैं। ओके, पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को बोलेंगे वैल्यूज, वो वैल्यूज होती हैं जो इन पॉइंट्स को रखने के बाद, फंक्शन में उन पॉइंट्स को रखने के बाद जो वैल्यूज आती हैं, दैट आर नोन एज द एक्सट्रीम वैल्यूज, या फिर मैक्सिमम पॉइंट्स, या मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट है आपका टेस्ट फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब आपको ये तो पता चल गया कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, बट हाउ टू फाइंड इट, है ना। अब जब हमने डेरिवेटिव पढ़ा है तो डेरिवेटिव से ही फाइंड करेंगे, ऑब्वियस की बात है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, आपको पहले dy by dx फाइंड करना है, फिर उसको जीरो से इक्वेट कर देना है। सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x, लेट दीज बी ए बी सी। जब आपने जीरो से पुट किया है तो कोई वैल्यूज आएंगी, और फिर आपको वो वैल्यूज फाइंड करनी है और उनका नाम दे देना है ए बी और सी। कंसिडर द वैल्यू x इज इक्वल टू ए, आपने एक वैल्यू कंसिडर की है। स्टडी द साइन फॉर वैल्यूज ऑफ x स्लाइटली लेस देन एंड स्लाइटली ग्रेटर देन ए। ठीक है, अब उस साइन को, आपको साइन को स्टडी करना है कि उसका साइन क्या है। ओके, इफ dy by dx चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर dy by dx का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, देन f of x has maximum at x is equals to a। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। पॉजिटिव से अगर वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो मैक्सिमा होगा वो। एंड इफ dy by dx चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर वो जा रहा है, देन f of x is minimum at x is equals to a। ठीक है ना, उसके नेबरहुड वाले पॉइंट जो है वो उससे बड़े हैं, समझ रहे हैं आप। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव यानी कि वो उससे बड़ा ही होगा, है ना। नेगेटिव पॉइंट जो होता है वो पॉजिटिव से बड़ा होता है। तो यहाँ पे मैं आपको यही दिखाना चाह रही हूँ कि वो नेगेटिव पॉइंट जिसमें मैंने आपको ग्राफ दिखाया था ना, वो ग्राफ किस तरीके से था, वो कुछ इस तरीके से था। तो ये जो पॉइंट है ये तो नेगेटिव ही पॉइंट होगा, इसके ऊपर वाले जो होंगे ये पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, है ना। तो यही वो कह रहा है, अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो ये जो पॉइंट होगा ये मिनिमम होगा, और अगर हम ये मैक्सिमम पॉइंट ले लें तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना। साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव से या नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ओके, तो इस तरीके से वो मैक्सिमम हो जाएगा। इफ dy by dx does not change sign, then x is equals to a is a point neither of maximum नॉर ऑफ मिनिमम। अगर dy by dx साइन से साइन को चेंज नहीं करता है तो x एक ऐसा पॉइंट हो जाएगा x इज इक्वल टू ए, जिसपे ना ही तो पॉइंट मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज जब हम फाइंड करते हैं तो कभी कभी हमारे पास ऐसे पॉइंट्स भी आ जाते हैं जो ना ही तो मैक्सिमम होते हैं ना ही मिनिमम होते हैं, तो उन वाले पॉइंट्स पे साइन जो होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। ना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, वो आपका पहला टेस्ट था, ये दूसरा टेस्ट है। ये उससे बहुत बहुत नहीं, थोड़ा सा आसान है ना, उसको समझने में थोड़ा सा ना टाइम लगेगा, पर इसको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फाइंड, पहले आपने dy by dx निकाल लिया बाय डिफरेंशिएटिंग द गिवन फंक्शन f of x with respect to x। ओके, सॉल्व द इक्वेशन f dash x, यहाँ तक सब कुछ उसमें सेम ही करना है। x की उस फंक्शन को आपको जीरो से इक्वेट कर देना है और आपको अपनी a b c की वैल्यूज निकाल लेनी है। फिर आपको डबल f निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, उस फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है ना। आपने अपनी वैल्यूज पुट करी, अगर आपका डबल डेरिवेटिव में आपने जब अपनी वैल्यू रखी a1, अगर वो नेगेटिव आता है तो वी हैव अ मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a1। ये याद रखना है, यहाँ पे उल्टा लॉजिक चल रहा है। अगर नेगेटिव है तो वो मैक्सिमम पॉइंट है, और पॉजिटिव है तो वो मिनिमम पॉइंट है। समझ में आया। आपको डबल वाले फंक्शन में रखना है, सेकंड डेरिवेटिव जो फंक्शन निकलेगा उसमें आपको अपनी निकली हुई वैल्यूज पुट करनी है। आपने पुट कर दी, अगर पॉजिटिव होगा तो वो मिनिमम होगा, अगर नेगेटिव होगा तो वो मैक्सिमम होगा। और अगर वो जीरो हो जाता है तो आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और फिर उसमें a1 की वैल्यू निकालनी है। अगर वो जीरो नहीं होता है तो देयर इज नीदर अ मैक्सिमम नॉर अ मिनिमम एट x इज इक्वल टू a1। ओके, इफ अगर वो फिर से जीरो हो जाता है तो उसके और आगे का निकालिए और फिर a1 की वैल्यू डालिए। अब क्या होता है, अगर अब a1 रखने से वो नेगेटिव हो जाता है तो वी हैव अ मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a1। एंड इफ रखने से वो पॉजिटिव हो जाता है
एट एक्स a1 पे रखने से अगर वो पॉजिटिव हो जाता है तो वो मिनिमम हो जाएगा। इफ इट इज जीरो, फाइन, आगे तक ऐसे बढ़ते जाना है। फिर अगर जीरो हो जाता है तो फिर और आगे निकालिए, अगर नहीं होता है तो ये वाला आपको रूल याद रखना है कि अगर नेगेटिव होगा तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो वो मिनिमम हो जाएगा। ये याद रखना है आपको। अगर जीरो होगा तो फिर और आगे करिए, अगर फिर जीरो आता है तो फिर और आगे डिफरेंशिएट के करते ही रहिए, मिल ही जाएगा कभी ना कभी। और अगर कभी कभी जब ये फेल हो जाता है ना तो हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे ही जाना होता है। वो कभी फेल नहीं होता है, ये अगर कभी कभार फेल हो जाए तो हमको उस पर जाना पड़ता है, पर इससे निकालना आसान होता है कंपेयरिंग टू फर्स्ट वन। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा, राइट? So let us so bachelors let us show an example of maxima and minima. तो उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन दिस x raised to the power 5 minus 5x raised to the power 4 plus 5x cube minus 1 is maximum or minimum. Show that x is equals to 0. The function is neither maximum nor minimum. ये कह रहे हैं कि आपको पहले तो इसके पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम निकालने हैं, फिर आपको ये दिखाना है कि x इज इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन है वो ना ही तो मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है। तो हम इसको सेकंड डेरिवेटिव से कराया इन्होंने, ठीक है ना, उसी से मैं आपको बताती हूँ। तो पहले आपका ये फंक्शन है, आपने इसको फर्स्ट डेरिवेटिव किया, ओके। फिर आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया। फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स वी हैव टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास होना चाहिए, तो हमने उसको 0 रखा। इस वाले को पता है हमने सेकंड स्पेस निकाला क्योंकि सेकंड की भी हमको नीड होगी ना, तो इसलिए हमने सेकंड पहले ही निकाल लिया है। आपने इसको 0 से इक्वेट किया। आपके पास वैल्यूज हैं 0, 1 एंड 3 कि 5x² इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 ही देगा। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 1 देगा और यहाँ से 3 दे देगा। तो x इज इक्वल टू 1 पे आप f डबल डैश 1 रखे यहाँ पे तो आपका -10 आएगा विच इज नेगेटिव। तो एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1। बताया था ना, जहाँ पे नेगेटिव होगा उल्टा चलता है यहाँ पे हिसाब, नेगेटिव तो मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव तो मिनिमम होगा। एंड एट एक्स इज इक्वल टू 3 रख के देखिए। अब आप एफ डबल डैश यहाँ पे 3 होगा ना, मिस्टेक कर रखी है बुक वालों ने भी, यहाँ पे 3 है ये, ठीक है। फिर इसके बाद आपने 3 रखा तो आपको 90 आया विच इज पॉजिटिव, तो ये आपका मिनिमम होगा पॉइंट। ये बेटा वैल्यू मिनिमम नहीं है, ये पॉइंट मिनिमम है, ठीक है ना। इसमें आपको मेजर डिफरेंस मुझे यही बताना था, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये मैक्सिमम यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि हमने ये डबल डेरिवेटिव लिया। अगर आप इसको सिंगल डेरिवेटिव, सिंगल भी नहीं, आप फंक्शन में रखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किससे मिनिमम वैल्यू है किससे मैक्सिमम वैल्यू आ गई। इस ये वैल्यू जो है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू है, ना कि ये वैल्यू मिनिमम है। ये पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा, ओके, और ये पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मतलब कि फंक्शन में जब आप ये वाली वैल्यूज रखेंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और फंक्शन में जब आप ये वाली वैल्यू रखेंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं, हेंस फॉर x इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ x इज मैक्सिमम एंड फॉर x इज इक्वल टू 3 एफ ऑफ x इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें x इज इक्वल टू 0 पे भी फाइंड करना होगा क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट 0 भी था, और हमें यहाँ पे ये भी शो करना था कि वो ना ही तो मैक्सिमा का पॉइंट है और ना ही मिनिमा का पॉइंट है। और ये जो वैल्यूज आई ना 0, 1, 3, ये आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज आई हैं, ओके। नाउ आपने 0 रखा सेकेंड वाले इसमें, अब 0 रखेंगे एफ डबल डैश 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि अब ये 0 हो गया। अब आप इसको थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, है ना, क्योंकि वो 0 हो गया तो एक बार और करके देखेंगे। आपने लिया, फिर इसके बाद आपका वो 0, आपका वो 30 आ गया, है ना। अब आपका एफ ट्रिपल डैश आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में आप जो आपने 0 रखा तो वो 30 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये जो वैल्यू है इसमें ना ही तो मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है एट एक्स इज इक्वल टू 0। फंक्शन जो है ना ही तो मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0। यही उसमें था ना, सेकेंड डेरिवेटिव वाले टेस्ट में यही था, उसी से हमने कराया है। Now next question है आपका, investigate the maxima and minima of f of x 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20। ये BCA लखनऊ 2010 का है आई गेस, और ये BCA मेरठ 2003 का है, ओके। लेट f of x is equals to this, differentiate with respect to x we get। आपने इसको एक बार डिफरेंशिएट करा, फिर 2 बार भी डिफरेंशिएट किया, क्योंकि हम इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से कर रहे हैं, मतलब सेकंड वाले टेस्ट से कर रहे हैं। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, जो कि हम हमेशा करते हैं। उससे आपकी x की वैल्यू 1 और 6 आई। आपने जब x रखा तो इसकी वैल्यू -30 आई, जो कि
जो कि नेगेटिव है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमा का पॉइंट है। यहाँ अगर जब आप इस वैल्यू को अपने फंक्शन में रखेंगे तो आपकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। एंड व्हेन आपने जब x को 6 रखा तो आपकी वैल्यू 30 आई जो कि पॉजिटिव है। और इसका मतलब ये आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा है, यानी कि जब आप फंक्शन में, देखिए इन्होंने यहाँ पे रख भी दिया है, एक सेकेंड, हाँ इन्होंने इधर रख भी दिया है द मैक्सिमम वैल्यू। इन्होंने फंक्शन में 1 रखा तो इनको -3 मिला, और जब हम 6 रखेंगे तब इनको -128 मिला। अब -3 बड़ा होता है -128, आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो सभी को पता होगा। एक और क्वेश्चन है, ये आपका मैक्सिमा और मिनिमा का जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से, एक तो क्वेश्चन फॉर्मेट में आएंगे और एक ऐसे वर्ड प्रॉब्लम फॉर्मेट में भी आएंगे। ओके, तो एक दो वर्ड प्रॉब्लम भी देख लेते हैं ताकि आप इसको भी समझ लें। द combined resistance R of two resistors R1 and R2 where R1 and R2 is greater than 0 is given by 1 upon R1 is equals to 1 upon R2 plus 1 upon R2 R1 plus 1 upon R2। आप लोग मुझे बता सकते हैं कौन सी सीरीज में लग रहा है? जो रेजिस्टेंसेज हैं इस फॉर्मूले से आप बता सकते हैं कौन सी सीरीज में लग रहे हैं। चलो जो बता सकता है ना वो कमेंट में बताएगा, ठीक है? वैसे आप लोग इतने कमेंट्स करते नहीं है, बट फिर भी मेरा ना बड़ा मन कर रहा है ये जानने का कि बीसीए वाले स्टूडेंट्स में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है। जो भी कोई इस वीडियो को देखे ना, प्लीज मुझे जरूर बताना कि आपको पता है या नहीं। अगर पता है तो बता देना कौन से कॉम्बिनेशन का है ये, किस कॉम्बिनेशन में ये दोनों रेजिस्टेंसेज लगे हैं। और अगर नहीं पता तो बता देना कि मुझे नहीं पता, क्योंकि जितने व्यूज होंगे ना उतने में कमेंट जरूर होने चाहिए इस बार, क्योंकि मुझे जानना है कि कितनों को पता है कितनों को नहीं पता। और प्लीज कोई चीटिंग नहीं करेगा कि कहीं से देख करके आप बता रहे हैं। सब इस वीडियो को देखते ही नीचे लिखेंगे कि मुझे पता है या नहीं पता, और पता है तो क्या है। ओके, if R1 plus R2 is equals to C यानी कि constant, show that the maximum resistance R is obtained by choosing R1 is equals to R2। ओके, तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कुछ इस तरीके से आपका रेजिस्टेंसेज है, इस तरीके से कंबाइंड वे में है वो। तो अगर आप R1 प्लस R2 करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट मिल रहा है C। तो शो दैट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, जो मैक्सिमम पॉइंट है वो कब मिलेगा हमको, जब हम R1 को R2 के बराबर कर देंगे, यानी कि जब हम दोनों रेजिस्टेंस को इक्वल कर देंगे। तो वो हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है? यही हमें करना है यहाँ पे। तो वी हैव R इज इक्वल टू, अब ये मत कहना ये क्या हो गया, ये इन्होंने यहाँ पे इसको प्लस करा, ठीक है? और ये 1 अपॉन आर था तो दिस इंटू दिस करेंगे, फिर भी यहाँ पे R2 प्लस R1 हो जाएगा। अब ये 1 अपॉन आर था तो इसको रिवर्स किया है तो नीचे वाले ऊपर चले गए, ऊपर वाले नीचे आ गए। एंड R1 प्लस R2 इज इक्वल टू C, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने C लिख दिया उसको। अब हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि हम मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पहले तो। फिर आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो आपकी ये वाली वैल्यूज आ गई। अब ये मत कहना कि वैल्यूज कहाँ से आ गई, ठीक है? एंड क्योंकि कांस्टेंट है ना, हाँ। एंड उसके बाद ये क्या है इधर, आपने इसको फिर D2, अब उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आपने लिया तो ये आपका -2/c हो गया, -2/c हो गया। फॉर अ मैक्सिमा और मिनिमा वी हैव dr/dr1 इज इक्वल टू 0। इसके लिए हमको इसको 0 पुट करना होगा, वही वाला रूल फॉलो कर रहे हैं यार। आपने इसको 0 पुट करा तो R1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी C/2, ये था ना, इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई फिर C/2 R1 की वैल्यू। एंड D2R अपॉन में dr1 स्क्वायर, समझ जाओ ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मुझे बोलने में बड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, आपने क्योंकि एक ही पॉइंट आया तो आप इसी पॉइंट को रख के देखेंगे तो ये -2/c आया जो कि 0 से छोटा है, यानी कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। हमें यही फाइंड करना था, तो आपका C/2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। अब when R1 is equals to C/2 we have R2 is equals to C minus C/2 is equals to C/2। Hence R1 is equals to R2। समझ में आया आपको? आपने R1 को C/2 रखा, फिर आपने इसको R2 को भी आपको फाइंड करना था तो R2 को भी आपने ये लिखा ना C माइनस का C/2 इज इक्वल टू C/2 हो गया। फिर वो है ना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे हमें यही समझ आया कि R1 जो है R2 के बराबर है, और हमको यही भी शो भी करना था। आई गेस आपको सबको समझ आ गया होगा, ठीक है? बाकी ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये मुझे जरूर बताना कि ये किसका, मतलब इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, ठीक है? हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल है amongst all pairs of positive numbers with product 256 find those whose sum is the least, यानी कि आपको हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। let the required number be x and 256 by x। अब आपको समझ आया x
आपने अगर कोई वैल्यू लिया तो उनका जो प्रोडक्ट था वो 256 था, तो प्रोडक्ट में से अगर हमें कोई वैल्यू बाहर निकालनी है तो हम उसको डिवाइड कर देंगे। इतना तो समझ ही आ गया होगा, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है कि अगर उसका जोड़ वो है तो आपको एक्स करके, जब हम फाइंड करते हैं ना लीनियर इक्वेशंस वाला, ये वो वाला चैप्टर का काम है जो कि मैं यहाँ नहीं कराने वाली हूँ। नाउ एस इज इक्वल टू सम उसका लीस्ट होना चाहिए, तो हमने सम यही होगा इसका। अब आपने इसको डिफरेंशिएट किया, वन टाइम डिफरेंशिएट किया, फिर आपने सेकेंड टाइम भी डिफरेंशिएट किया। उसके बाद आपने मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए आपको वन टाइम डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट करना होता है। आपने इक्वेट किया, आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 256 आ गई, तो उससे आपकी एक्स की वैल्यू 16 आ गई। फिर आपने, क्योंकि एक ही वैल्यू आई है तो आप उसी को रख के देखेंगे अपने क्वेश्चन में डी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो उससे आपकी वैल्यू 1/8 आई, जो कि जीरो से बड़ी है, जो कि जीरो से बड़ी है। तो यह आपका पॉइंट जो है मिनिमा का पॉइंट है, यही हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताता है। तो इसी तरीके से आपने अपना नंबर फाइंड कर लिया है। रिक्वायर्ड नंबर्स आर 16 एंड 16। ओके, क्योंकि प्रोडक्ट पूछा है ना उसने, तो 16 इंटू 16 तो 256 हो जाएगा ना। ठीक है, आई होप यू गेट द पॉइंट। Now moving towards successive differentiation, my bachelors, if y be any function of x, then it's okay. इसे पढ़ने से बेहतर है मैं वैसे ही बता दूं। देखिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब आप एक डिफरेंशिएशन के बाद एक और डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर एक और डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन बढ़ता जाता है, दैट इज नोन एज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मैंने आपको कराया भी था डिफरेंशिएशन की जो प्रीवियस वीडियोस थी, है, तो वही है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। द nth डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय dny अपॉन में dxn। यहाँ पे हमको जो बेसिकली पढ़ना है वो nth ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है। ओके, पे हमको जो बेसिकली पढ़ना है वो nth ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है, वो इसके बाद ही है। पहले सक्सेसिव डिफरेंशिएशन देख लेते हैं और उसके बाद आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव वाला है। ओके, यहाँ पे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को समझ आ गया ना कि एक के बाद एक जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट इज नोन एज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। जैसे कि ये आपका डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाय dx, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और ये कुछ नोटेशंस हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखने के, या फिर उससे ज्यादा, nth ऑर्डर से ज्यादा क्या होगा ना, nth ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखने की। जैसे कि ये सारे तरीके आपको पता होंगे कि हम जो डेरिवेटिव शो करते हैं वो इन तरीके से कर सकते हैं, y1 y2 yn, है ना। या फिर ये यहाँ पे ऊपर डैश लगा है, यहाँ पे ऊपर डबल डैश लगे हैं, यहाँ पे n डैश लगे हैं, यहाँ पे वन डैश लगा है, यहाँ पे डबल डैश, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये nth ऑर्डर है। ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये nth ऑर्डर है। ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये nth ऑर्डर है। आपको ये सारी फॉर्म्स पता होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता वो कौन सी फॉर्म दे दे, और अगर आपने ऐसी कोई फॉर्म देख ली फिर आपको समझ नहीं आया कि क्या करना है, तो वो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, राइट। नाउ ये आपका एक एग्जांपल है, ये देख लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू a sin mx प्लस b cos mx देन प्रूव दैट। देखो इसमें खाली सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हो रहा है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव में अभी और भी कुछ पढ़ाना है, उसके एग्जांपल्स तब देखेंगे, अभी खाली सक्सेसिव डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वी हैव y इज इक्वल टू a sin mx प्लस b cos mx। तो पहले हमको dy बाई dx निकालना है, क्योंकि हमको d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है। देखिए मैं इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोल रही हूँ, मेरे को नहीं बोला जाता इतना ज्यादा। ठीक है, आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो sin x का cos x होता है और cos x का माइनस sin x होता है। ये m था, ये बाहर आ गया, bm से मल्टीप्लाई हो गया, और ये cos x का sin mx होता है। याद है ना, ये चेन रूल लग रहा है इधर। फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करा हमने, एक और बार डिफरेंशिएट करा, तो ये कुछ ये हो गया माइनस ए एम स्क्वायर साइन एम एक्स माइनस बी एम स्क्वायर कॉस एम एक्स। अब इसमें हमने क्या करा, माइनस एम स्क्वायर, ये देखो ये एम स्क्वायर, और इस एम स्क्वायर को हम बाहर निकाल दे तो ये फिर से यही बन जाता है। तो यहाँ पे भी हमने ये करा, माइनस एम स्क्वायर को हमने बाहर निकाल दिया और इसको रख दिया, तो ये y हो गया, वो ये गिवन था ना, y हो गया, ये यहाँ पे गिवन है y। फिर d2y सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस एम स्क्वायर वाई, ठीक है, और ये माइनस का है तो इसको हम इधर लेके जाएंगे, तो ये प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, और हमको यही प्रूव भी करना था, है ना। देन प्रूव दैट y2 प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। बहुत आसान क्वेश्चन था ना, ऐसे ही आएंगे। ये भी पेपर का ही क्वेश्चन है, देख लीजिए, आगरा 2000 का और कानपुर 2005 का। पर ये ज्यादा पुराना क्वेश्चन है, पर हो सकता है आ जाए, मतलब चांसेस होनी चाहिए, है ना, किस्मत अच्छी होगी तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये नेक्स्ट, ये भी आपका रुहेलखंड का है, ओके, हो सकता है ये भी आ जाए। वी इफ y इज इक्वल टू e a x sin b x देन प्रूव दैट y2 माइनस 2 a y1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y। ये y2 यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना।
वी है वाई इज इक्वल टू ई ए एक्स साइन बी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। वाई वन इज इक्वल टू ए ई ए एक्स, ये वाला ए जो है ये बाहर आ गया, साइन बी एक्स प्लस ये पूरा साइन बी एक्स, ये आप ऐसे लिखेंगे और फिर साइन का आप डिफरेंशिएशन करेंगे। पता है ना इतना भी कि पहले ये पूरे फंक्शन का होता है फिर इस वाले फंक्शन का होगा, ठीक है। इसका करा हमने तो फिर हमारे पास ये आ गया, y हमारा ये था ना, तो यहाँ पे देखिए यही आ गया e a x sin b x, तो हमने इसको y रख दिया। ओके, y1 माइनस ए वाई, हम इसको y वाले टर्म्स को सारी एक साथ रख देते हैं। फिर अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि हमको y2 चाहिए। फिर से हमने इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया, क्या होता है अब a b e a x। डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही है ना। फिर यहाँ से हमने a बाहर निकाल लिया, तो y1 माइनस ए वाई माइनस बी स्क्वायर, ये y हो गया और ये पूरा y हो गया, e a x cos b x, है ना, माइनस y हो गया। चलिए आगे क्या करा है हमने, फिर यहाँ से हमने अपने इनको y1 को प्लस कर लिया और बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। ये आप इसको पढ़ लेना एक बार तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी ऐसे ही इसको करना है, बस मेरा काम इतना बताना था कि आपको इसमें सेकंड ऑर्डर निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर निकालना है। डिफरेंशिएशन के बाद क्या करा है, डिफरेंशिएशन कैसे करा है, डिफरेंशिएशन के बाद क्या करा है वो आपको समझना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन मैंने पहले पढ़ा दिया, ठीक है। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा तो आप प्लीज कमेंट्स में बता देना एक बार। अगर आप चाहते हैं खाली क्वेश्चंस का सेशन हो तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव था ना, उसको इन फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बताया था, अब ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि जब आपसे कहा जाए कि आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का फाइंड करना है, तब आप इस तरीके से फाइंड करेंगे। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं और इनको याद ही कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं ना nth ऑर्डर डेरिवेटिव से अगर कभी पूछा भी जाता है तो वो इन फॉर्मूले से डायरेक्ट ही पूछा जाता है। जैसे कि e रेज टू द पावर ए एक्स का होगा a n इंटू e रेज टू द पावर ए एक्स लॉग ए एक्स प्लस बी का होगा -1। इसमें है ना, आप अपनी पुरानी वाला डिफरेंशिएशन बिल्कुल भूल जाइए, इसको ध्यान रखिए, ठीक है ना, इन फॉर्मूलेज को ध्यान रखिए। ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर m इज इक्वल टू m फैक्टोरियल अपन में m माइनस n फैक्टोरियल ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर m माइनस n इंटू ए एन। ओके, ये सारे फॉर्मूलेज आपको ऐसे ही एज इट इज याद कर लेने हैं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं सारे फॉर्मूलेज पे ही से ही आएंगे और आप इनको उन्हीं की हेल्प से आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। नाउ अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करते ना हमको समझ नहीं आता है। सी y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। अब आप कहेंगे कि अपॉन वाला तो क्वेश्चन हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था कि इसको कैसे करते हैं, तो आपको लॉग की प्रॉपर्टीज याद होंगी कि लॉग में अगर कुछ डिवीजन में होता है तो उसको माइनस में लिख देते हैं तोड़ के लॉग के साथ ही, और अगर कुछ मल्टीप्लाई में होता है तो उसको लॉग के साथ ही तोड़कर प्लस में लिख देते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर किया है, इन्होंने इसको माइनस कर दिया है इन दोनों को आपस में, जो कि यहाँ पहले अपॉन में थे। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता तो फिर हम इसको यहाँ पे प्लस का साइन कर देते, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है। अब इसको रफ कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद क्या था, इसका फॉर्मूला लॉग ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, -1 रेज टू द पावर n -1 इंटू n -1 फैक्टोरियल ए एन अपॉन ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n। यहाँ पे ये लिखा भी है, यही वाला फॉर्मूला था, और यहाँ पे आपने पहले इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाया फिर इसमें लगाया और बीच में माइनस था तो इसने आपने यहाँ पे माइनस लिख दिया। अभी आप इनमें से कॉमन चीजें निकाल सकते हैं, जैसे कि -1 रेज टू द पावर n-1 सॉरी n-1 फैक्टोरियल, और बाकी ये ए एन ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर एन, ये इन दोनों में अलग अलग है। इसमें जो होता है ना आपका जो फॉर्मूलेज के बाद आपको सीधा ऐसे लिख देना होता है और इसके आगे ये कुछ सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। ये आप कहेंगे एन की वैल्यू है, ये सब की वैल्यू, क्योंकि इसमें कोई ऐसी वैल्यूज गिवन ही नहीं है। ओके, नाउ सी साइन ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ तक का क्वेश्चन था ये, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो गया ना। यहाँ तक का ये क्वेश्चन था y इज इक्वल टू साइन ए एक्स कॉस बी एक्स। यहाँ पर ये साइन ए कॉस बी के फॉर्म में है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा। तो फिर आप इसमें अपना फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना। यहाँ पे साइन ए कॉस बी के फॉर्म में था तो फिर 2 साइन ए कॉस बी था, तो आप यहाँ पे साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए और फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। साइन
a प्लस बी का x तो आपको पता ही है ना, वही वाला इसमें लगाना है, ठीक है। ये हाफ तो पहले से ही रहेगा, a प्लस बी n रेज टू द पावर n साइन इंटू a प्लस बी x प्लस हाफ n पाई, ये इसका फॉर्मूला था, है ना। ये आपका a है, इसके ऊपर हमने n चढ़ा दिया, फिर साइन a प्लस बी x प्लस हाफ n पाई, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा इसमें भी आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस हाफ एन पाई। इसका फॉर्मूला याद है ना, इसका फॉर्मूला ए एन और साइन ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला है ये ए एन साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला है ए एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस हाफ ए एक्स प्लस बी। ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको ये याद ही करने हैं, क्योंकि अगर आपको याद ही नहीं होगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। प्लस हाफ एन पाई, प्लस हाफ एन पाई, ओ पाई कहाँ चला गया चलो कोई बात नहीं, एन पाई, ठीक है, ऐसे ही करना है बस। इसके बाद एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको कुछ याद आया होगा इस फॉर्म से, जो हम पहले 12th में करते थे, अगर जिसने पढ़ा होगा तो। अब आप इसके फैक्टर्स में रिजॉल्व कर लीजिए, फिर आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से सॉल्व कर लीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं पता है ना, इनको अलग अलग करके तोड़ लेंगे, फिर इसके ऊपर a रखेंगे, यहाँ पे b रखेंगे, है ना। उस तरीके से सॉल्व करा इन्होंने। डिफरेंशिएटिंग या फिर a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसको यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे y 1 था तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू में 1 रखेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इक्वेट करते हैं, वो वाला यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है। ये हो गया आपका। Now differentiating n time on both sides and use, we get ax plus b raised to the power minus 1 is equals to minus 1 an minus 1 raised to the power n into n factorial into an into ax plus b minus n minus 1, ठीक है। फिर इसके बाद yn is equals to 2n minus 1 n n factorial 2n 2x minus 1, ये 2x ये वाला है, ठीक है, यहाँ से 2x आया और ये यहाँ से 3 आया, जिसमें क्वेश्चन में पुट करा है ना हमने, जो हमें गिवन था, अलग अलग करके हमने इसमें लगाया। ये ax प्लस बी इनवर्स का सिंगल वाले के लिए था, हमने इन दोनों में अलग अलग करके लगाया, तो ये हमको हमारा गिवन मिल गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेबनीज थ्योरम। व्हाट लेबनीज थ्योरम, ये कुछ नया नहीं है, इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट रूल होता था, उसी लिए ही सक्सेसिव या फिर nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमारे पास लेबनीज थ्योरम होती है। कौन सी? लेबनीज थ्योरम। बहुत अजीब सा नाम है ना, लेबनीज थ्योरम पर चलो कुछ भी है, हमें तो अपना थ्योरम जो भी है पढ़ना है हमको। तो इसमें क्या होता है कि आपको कोई फंक्शन, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो आप उनको कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। nc0 un यानी कि u का n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, और v0 यानी कि v का एक भी बार डिफरेंशिएशन नहीं करना। nc1 u n-1 यानी कि u का जो डिफरेंशिएशन वो n-1 टाइम्स करना है, और v का 1 टाइम डिफरेंशिएशन करना है। फिर ऐसे ही ये आगे चलता चला जाएगा। आपको समझ आएगा ना इसके नोटेशंस वगैरह? While applying Leibniz theorem, if one of the two function is such that its higher differential coefficient becomes 0, then this function should be taken as v and the remaining function u. इसमें क्या होता है कि आपको v वो वाला फंक्शन लेना होता है जो जिसका कोफिशिएंट आगे जाके 0 हो जाए, यानी कि आपके पास जैसे कि एक्स स्क्वायर है और ई एक्स है, ई रेज़ टू द पावर एक्स है, तो इसमें से आप वी एक्स स्क्वायर को लेंगे क्योंकि वो आगे जाके 0 हो जाएगा, तो इससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ई एक्स 0 नहीं होगा आगे जाके, वो ई एक्स ई एक्स ई एक्स ही होता रहेगा, है ना। तो इसलिए आपको वी वो लेना है जिसमें जो 0 हो जाए, जिसका डिफरेंशिएशन करते करते आप 0 तक आ ही जाए किसी तरीके से। अब पहले 2x करेंगे, फिर 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 0 हो जाएगा। अब आप ये nc0 पूछेंगे कि ये nc0 क्या है, तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जब हम यूज करते थे तो उसमें हम इसको यूज करा करते थे, जिसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल
अपॉन में आर फैक्टोरियल, ओह सॉरी कहीं और लिख देते हैं, हाँ लिख देते हैं एन फैक्टोरियल, व्हाट इज हैपनिंग, याद रखना ठीक है ना, मैंने बताया आपको फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है। जिन बच्चों ने मैथ्स ढंग से पढ़ी होगी उन्हें याद होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसका मैंने फॉर्मूला ही बता दिया। अगर आप इसको ड्राइव करना चाहते हैं तो आप इसको ड्राइव भी करा सकते हैं, पर लेकिन क्योंकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी सहूलियत हो जाए, जिन बच्चों ने मैथ्स नहीं पढ़ी थी उनका भी कुछ होगा लोचा, तो मैं आपको इनकी वैल्यूज बताती हूँ। एनसी जीरो की वैल्यू 1 होती है, एनसी 1 की वैल्यू n होती है, इसको ड्राइव भी कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, ओके। एनसी 2 की वैल्यू होती है n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, एनसी 2 की वैल्यू क्या होती है, क्या लिख दूं, एनसी 2 की वैल्यू होती है n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू अपॉन में सॉरी अपॉन 2 फैक्टोरियल, ओके। ये एनसी 2 की वैल्यू होती है, और यहीं पे जब एनसी एनसी 3 हो जाएगा तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन में 3 फैक्टोरियल। आप इसको इसी वाले फॉर्मूले से भी ड्राइव कर सकते हैं, इसमें जो r है वो ये नीचे वाली वैल्यू है, ओके। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। आई डोंट थिंक ये 3 की वैल्यू लिखने की जरूरत है, या फिर लिखनी है, बताओगे भी कैसे कोई बात नहीं, मैं लिख के देती हूँ, ये सोच के कि अगर मैं आपकी जगह पर होती तो मैं क्या कहती। क्योंकि मेरे को ना ऐसे पढ़ाना चलो ठीक ही लगता है, पर अगर ऐसा होता, आप लोग कमेंट्स भी तो नहीं करते ना अभी, तो मुझे पता भी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। चलो कोई बात नहीं, छोड़ेंगे नहीं करना। एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन में व्हाट 3 फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए इसके ऊपर अब थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं, वही वाला एग्जांपल आगे जो बोल रही थी एक्स स्क्वायर और ई एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या प्रूव करना है, वाई एन इज इक्वल टू हाफ इंटू एन माइनस वन डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इनके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस एन इंटू एन माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस हाफ इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू वाई। अब आप कहेंगे ये कितना बड़ा है, कुछ बड़ा नहीं है, बस इसमें ये देखो टर्म्स क्या क्या चाहिए, फिर इसके बाद आप इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे निकालोगे ना, सब कुछ बहुत आसान होने वाला है। तो अब हम इसका निकालना स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लीजिए, क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ेगी इसमें। तो वही हमने निकाला प्रोडक्ट रूल से। क्या करते हैं प्रोडक्ट रूल में, पहले वाले को ऐसे रख के सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड वाले को ऐसे रख के पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। यही करा आपने यहाँ पे, फिर आपको यहाँ पे y प्लस टू एक्स ई एक्स मिल गया। उसके बाद आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल लिया, जो कि आपका फिर होगा dy बाई डी एक्स प्लस टू एक्स ई एक्स प्लस ई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस टू ई एक्स फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ से हमको y की वैल्यू मिली ना, इसलिए हमने यहाँ पे y रख लिया। तो ये आपको देगा टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस टू ई एक्स। जब आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे ना, तब आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। जब आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे तभी आपको और अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद हमको आगे बढ़ना चाहिए। फिर आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, वही अपना n टाइम्स, यहाँ पे आपने इसको v ले लिया, इसको u ले लिया। इसके बाद आप अपना लगा लीजिए dn nc1। ये dn जो है ना, ये आपको डिफरेंशिएशन दिखा रहा है। मैंने जो आपको फॉर्मूला दिखाया था उसमें उसके नीचे ही यहाँ पे डिफरेंशिएशन का साइन था, पर यहाँ पे ये आपको ऐसा करके दिखाया है dn की फॉर्मेट में, ओके। यहाँ पे nc0 था तो उसकी वैल्यू तो 1 ही होती है। dn यानी कि ex का एक बार डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का एक बार भी डिफरेंशिएशन नहीं करना। nc1 की वैल्यू n होती है, dn माइनस वन ex का डिफरेंशिएशन dn माइनस टाइम्स करना है। फिर आपने यहाँ पे सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन एक बार कर दिया है। उसके बाद nc2 की वैल्यू क्या होती है, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल dn माइनस टू टाइम्स ex का डिफरेंशिएशन करना है इंटू टू। अब इसके बाद अगर आप इसको और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा,
और हमको ये नहीं चाहिए, ये 0 नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इसको यहीं पर ही रोक देंगे। अब हम हमारे को हमारी वैल्यू मिल गई, अब हम इसको और आगे को सॉल्व करेंगे। आपने सारी वैल्यूज रख दी, आपको कुछ ऐसी वैल्यू मिल गई। इसके बाद आपने जो भी आपको मिला था, आपने वो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी, जो जो भी आपको लग रहा था कि हाँ उससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो फिर आपका कुछ ये आया निकल के, जो कि उससे प्रूव हो गया था वहां पे। ठीक है, स्लाइड मैंने चेंज कर दी, वहां पे वो प्रूव हो गया था। और अब हम अपना ये एक और क्वेश्चन देखते हैं। और टूल पे ये dn x cos x into x cube. Okay, clearly the fourth and the higher differential coefficient of x cube are all 0. Therefore, for the sake of convenience, we shall take x cube as v and cos x as u. Applying Leibniz theorem, we get. ये लेबनिज थ्योरम कैसे लगानी है, अब ये तो मैं आपको नहीं बता सकते ना दोबारा, मतलब आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, है ना। ये cos x प्लस हाफ n पाई। और हाँ, एक और चीज आप लोग ये पूछोगे जरूर कि जो n-1 टाइम्स cos x का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो जो cos x का आपका डिफरेंशिएशन था ना nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, उसमें आपको n की जगह पर n-1 रख देना है, और ऐसे ही n-2 के लिए आपको n-2 रख देना है। बस इतना ही करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना। इसके बाद आप इसको आराम से अपना सॉल्व कर लीजिए और फिर आपकी ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। देखो nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्योंकि पढ़ना जरूरी था इसलिए पढ़ा दिया, बट आई डोंट थिंक इससे क्वेश्चन बनेगा। एक ही क्वेश्चन बनेगा ज्यादा से ज्यादा, और वो भी शायद चॉइस में बनेगा, बट फिर भी आपने पूरी प्रैक्टिस करके जाएंगे। और ये नहीं कह रही कि आप इसको छोड़ दीजिए, आप इसको छोड़ेंगे नहीं, अपनी पूरी प्रैक्टिस करके जाएंगे कि अगर बाय चांस इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया और आसान आया तो आप उसको आराम से कर लें। ओके, और इसके बाद ये nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फॉर x इज इक्वल टू 0, जब आपको 0 पे फाइंड करना हो। अभी तक हमने n पे फाइंड कर रहे थे, अभी जब हमको 0 पे फाइंड करना हो। इफ y इज इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर स्क्वायर, देन प्रूव दैट y n प्लस 2 0 is equals to minus n square y n 0, hence find y n 0। ओके, y is equals to ये है आपका, अब y1 यानी कि उसको 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। आप कुछ ये वैल्यूज मिल गई, फिर आपने इसको कन्वीनियंट बनाने के लिए आपने सारे में स्क्वायरिंग कर दी, फिर आपको ये मिल गया। फिर आपने इसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया क्योंकि आपको y2 भी चाहिए था। 2y1 से आपने सारे को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे ये 2y1 था और ये सब यहाँ पे 4y1 था, तो इसलिए आपने इसको डिवाइड कर दिया 2y1 से, तो आपको ये वाली वैल्यूज मिल गई। और उसके अब अपने इसको वहां तक, अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स, और कैसे करना है ये तो अब आप जान ही चुके हैं। फिर इसके बाद आपने x को 0 रखना है, आपने अब x को 0 रखना है, तो आपके पास ये वैल्यूज आएंगी। और अब आपको फिर से x को 0 रखना है 1 2 और 3 से, फिर हमको क्या मिलता है। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या थी, y इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर स्क्वायर थी, वो फर्स्ट इक्वेशन थी, राइट, जो क्वेश्चन था एक्चुअली में। और सेकंड इक्वेशन आपकी y1 इज इक्वल टू 2 लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, जो कि y1 आया था। फिर उसके पास आपका जो y2 आया था वो थर्ड इक्वेशन थी, y2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू 2। तो उससे आपके पास y0 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, y1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब y2 इंटू 1 प्लस 0 डॉट 0 इज इक्वल टू 2 हो गया, और y2 0 इज इक्वल टू 2 हो गया। नाउ अब आप क्या करेंगे, n को अब आप 1 रख के देखेंगे। ये रहा आपका n, इस वाले इक्वेशन में आप n को 1 रखेंगे, यानी कि y3 इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 0। y1 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ऐसे ही y5 भी आपका 0 हो जाएगा। तो फिर ऑड इंटीजर्स के लिए yn0 की वैल्यू 0 होगी, और इवन इंटीजर्स रख के देखिए, अब आप यहाँ पे 2 रख के देखिए, 2 2 4 हो जाएगा। जब आप 0, पहले तो यहाँ पे आपने 0 रखा है, सॉरी, 0 रखने के बाद यहाँ पे 2 हो जाएगा, उसके बाद आपकी वैल्यू 2 आई है। फिर आप 2 रख के देखिए तो y4 की वैल्यू आपकी माइनस 2 स्क्वायर डॉट 2 आई है, ऐसे ही माइनस 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट 2 स्क्वायर डॉट 2, इस तरीके से आपकी वैल्यूज आ रही हैं।
तो ये आपकी इवन इंटीजर के लिए क्या वैल्यू आ रही है, -1 रेज टू द पावर n/2 -1 इंटू n-2 का स्क्वायर इंटू n-4 का स्क्वायर। आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, समझ नहीं आया होगा, फिर बता देती हूँ। यहाँ तक आपने अपनी वैल्यूज निकाली, यहाँ तक, फिर आपको x को 0 पुट करना है, फिर आपको अगेन x को 0 पुट करना है, उस सारी वैल्यूज जो पहले आई थी y1 y2 और y की, उससे फिर उसके बाद आपको 0 1 2 3 ये सारी वैल्यूज पुट करके देखनी है कि वो ऑड इंटीजर के लिए कैसा बिहेव कर रहा है और फिर वो इवन इंटीजर के लिए कैसा बिहेव कर रहा है। आई नो ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है, बट डोंट वरी, ऐसा शायद क्वेश्चन ना भी आए, क्योंकि अब थोड़ा जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवाना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी डेट शीट भी आ गई है, राइट। तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, 28 से आई गेस आपके एग्जाम से, आई गेस नहीं, आई एम श्योर। अगर आपको नहीं मिली है आपकी डेट शीट तो आप बता देना कमेंट्स में, मैं वो भी सर्कुलेट करवा दूंगी एक बार, ताकि आपको पता रहे आपके एग्जाम से। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो सीसीएस ने अपनी बीसीए की डेट शीट दी है उसमें छुट्टियां नहीं है, एक के बाद एक पेपर्स है, आपको प्रिपरेशन लीव नहीं मिली है, तो आपको इन्हीं 10 डेज में अपनी सारी प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो आपकी वीडियो इधर ही खत्म हो रही है, आपका यूनिट भी खत्म हो रहा है, इसके बाद अपना इंटीग्रेशन करेंगे। आपको मुझे पता है आपको थोड़े से लास्ट लास्ट वाला जो था ना, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और लेबनीज थ्योरम वगैरह और nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सब थोड़ा सा नहीं कम समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि कम समझ आया है तो एक बार और इसका सेशन ले लेंगे, बट आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस। ओके, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं ना, तो इससे इतना कुछ पूछा भी नहीं जाएगा, बस एक जाना ना। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन गुड योरसेल्फ।